नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। कल हमने यज्ञ जी की कविता के बारे में पढ़ा था। आज हम हिंदी साहित्य के अंदर आपके दिशा और बनारस नामक दो कविता हैं केदारनाथ जी की, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी से एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लें और क्लास को लाइक कर लें, और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं और अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और जो विद्यार्थी क्लास में नहीं जुड़ते हैं उनको उन्हीं की जगह पे रहने दो। कल एक विद्यार्थी का SMS आया था कि सर, क्लास में नहीं जुड़ने का कारण ये है कि मेरे पास जो फ़ोन है, जिस नंबर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो मोबाइल दरअसल घर से बाहर पापा लेके चले जाते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन बताया कि ज़रूरी नहीं आप उसी मोबाइल के अंदर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इसका मतलब दूसरे में नहीं होता। आपके घर के अंदर प्रत्येक सदस्य के पास एक सेल फोन होता है, मोबाइल फ़ोन। उस सब में यूट्यूब चलता है, उस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शाम 8 बजते ही चाहे जो भी घर पे हो, चाहे बड़ा भाई हो, बहन हो, माताजी का फ़ोन हो, पिताजी का हो, या फिर अंकल का क्यों ना हो, उनसे सिर्फ 1 घंटे के लिए मांगकर आप अध्ययन कार्य अपना जारी रख सकते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता वो ऐसे बहाने बनाता रहता है। तो मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहानेबाज वाले को अधिक बहाने चाहिए, इसलिए आप समझ गए। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जुड़ ही जाते हैं, उनको कहने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हम। केदारनाथ जी की जो कविता है बनारस, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो एक दीप अकेला उसके बारे में चर्चा की थी, उसकी सप्रसंग व्याख्या की थी, और उसके जो विशेष उसका प्रसंग, कठिन शब्द सब लिखे थे हमने साथ में। आप उनका दोहराव करते रहोगे, साथ साथ में उनका रिवीजन करते रहोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आपके 2 तारीख को हिंदी साहित्य की परीक्षा है, तो हम प्रयास करेंगे कि कल 1 तारीख को कल हम 2 या 3 घंटे की रिवीजन क्लास लेंगे, जिसमें आपको जितना भी पढ़ाया गया है उस सभी को रिवीजन कर लेंगे हम एक ही साथ में। तो प्रयास करें कि कल का डाटा आप बिल्कुल बचा के रखें, और 2 या 3 घंटे लगेंगे, उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे। और मैं कितने बजे क्लास चालू करूँगा वो आपको ग्रुप में बता दूँगा। तो आप सभी इन चीज़ों पर गौर करें। केदारनाथ जी की कविता है बनारस। कौन सी कविता है? बनारस। बनारस कविता का क्या नाम है? बनारस। बनारस नामक जो स्थान है वो वर्तमान में किस राज्य में है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। मैंने चर्चा भी की थी, आपको क्लास में मैंने चर्चा की थी कि बनारस, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब एक ही राज्य के शहर हैं। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। बनारस जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थल है, धार्मिक स्थल।
आइए हम इनकी पंक्तियाँ चालू करते हैं और केदारनाथ जी की जो कविता है बनारस, उनका वर्णन करते हैं। जुड़ जाइए सभी, जुड़ जाइए। नमस्कार, जुड़ जाइए सभी। इस शहर में वसंत, इस शहर में वसंत कटोरों का निचाट, कटोरों का निचाट, खालीपन, यहाँ से लेके यहाँ तक। बनारस जो कविता है, इस शहर में वसंत अचानक आता है। इस शहर में वसंत अचानक आता है। कौन से शहर की बात हो रही है? बनारस की। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मुझे देखा है, जब आता है तो मैंने देखा है। लहराता या मुडवाही की तरह से उड़ता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती हैं। जो हैं वे सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पचखियाँ आदमी दशा श्रमेद पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन है, निचाट खालीपन। इसके जो कठिन जो शब्द हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। आप भी साथ साथ में लिखते जाना, साथ साथ में लिखते जाना। शब्दार्थ, शब्दार्थ लेके साथ में। बवंडर, बवंडर, बवंडर का क्या होगा? आंधी। बवंडर का क्या होगा? आंधी। सुगबुगा, अगला है सुगबुगा। सुगबुगा, सुगबुगा का क्या होगा? जागरण। क्या होगा? जागरण। सुगबुगा का क्या होगा? जागरण। पंचखियाँ, अगला लिखो पंचखियाँ। पंचखियाँ का होगा, पंचखियाँ का होगा अंकुरण, अंकुरण। पंचखियाँ का होगा अंकुरण। निचाट, निचाट, निचाट का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देशाश्रमेध, देशाश्रमेध, देशाश्रमेध बनारस का एक घाट है, बनारस के एक घाट का नाम है। बनारस के एक घाट का नाम है। इसके पश्चात हम प्रसंग लिखते हैं। साथ में नोट करते जाना प्रसंग को आप। प्रसंग यहाँ लिखते हैं, प्रसंग। यह जो पद्यांश
ये जो पद्यांश हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 अंतरा भाग 2 कविता बनारस से लिया गया है। इसके कवि कौन है? केदारनाथ। इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। केदारनाथ सिंह जी हैं। ये हो गया इसका प्रश्न। इसके पश्चात आएगी इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या हम करते हैं। केदारनाथ जी की जो कविता है बनारस, इसके जो पहला पद्यांश है इसकी व्याख्या करते हैं। इस शहर में बसंत अचानक आता है, इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है, जब आता है तो मैंने देखा है, लहराता या मुडवाहिडी की तरफ से, लहराता या मुडवाडिही की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती हैं, किरकिराने लगती हैं। जो हैं वह सुगबुगा गाता है, जो हैं वह सुगबुगा गाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदिम दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया, कुछ और मुलायम हो गया, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन, भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। इस प्रकार केदारनाथ जी कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि बनारस का जो शहर है, बनारस जो शहर है, बसंत ऋतु के आगमन में अचानक से, जो बसंत ऋतु की जो ऋतु आती हैं, बसंत ऋतु जो आती हैं, बसंत ऋतु आपने देखा होगा, जब सर्दी जाने के पश्चात हमने देखा है कि हवाएं चलती हैं ज़ोर ज़ोर से, और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, और सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उस समय का जो माहौल होता है वो बसंत ऋतु का होता है। उस समय बसंत पंचमी भी आती है, आपने देखा होगा। अचानक से जैसे ही बसंत ऋतु आती हैं वैसे ही कवि महसूस करता है, जैसे बसंत ऋतु आई और कवि महसूस कर रहा है कि वहाँ के माहौल लहराता, और मुडवाइडी की तरह धूल और बवंडर उठकर सारे शहर में धूल ही धूल हो गया है। ऐसा माहौल हो गया है कि मोहल्ले जो हैं लहराते हुए, और धूल के जो बवंडर हैं, मोहल्लों के अंदर धूल के जो बवंडर हैं वो उठ के सारे शहरों में धूल ही धूल कर रहे हैं, जिससे इन महान और प्राचीन शहर की जीभ किरकिराने लगती हैं। जिससे क्या होता है, ये जो महान जो शहर हैं इसकी जो जीभ हैं वो किरकिराने लगती हैं। जब आपके मुंह में मिट्टी चले जाए तो आपकी जीभ किरकिराती हैं। उसी प्रकार केदारनाथ जी कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आती हैं तो बनारस के अंदर वो धूल के बवंडर उठते हैं, और वो धूल के बवंडर जब शहर में जाते हैं तो इस शहर की जो जीभ हैं किरकिराने लगती हैं, इस शहर की जीभ किरकिराने लगती हैं, अर्थात सारे बनारस शहर में धूल भरा वातावरण हो जाता है, धूल भरा वातावरण हो जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर जो सजीव व्यक्ति हैं, बसंत ऋतु के आगमन पर जो सजीव व्यक्ति हैं
उनके मन में सुगबुगाहट होने लगती हैं। जो सजीव व्यक्ति हैं, सजीव व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया है जो वसंत ऋतु को पहचान पाए, जो ऋतुओं के प्रति आकर्षक रहे। बाकी ऐसे व्यक्ति भी है जो किसी भी ऋतु से उनको कुछ लेना देना नहीं। तो सुगबुगा जाते हैं और उनमें जीवंतता आने लगती है। उनमें क्या आने लगती है? जीवंतता आने लगती है और चेतना का संचार होता है। किसका संचार होता है? नई चेतना का संचार होता है। जो चेतना से रहित हैं उसमें भी अंकुरण होने का आभास होने लग। जो चेतना से रहित हैं यानी जिसके अंदर चेतना नहीं है लेकिन उसको भी चेतना का अंकुरण होने का आभास होता है। वसंत के आगमन पर पूरा वातावरण, वसंत का जब आगमन होता है, जब वसंत ऋतु आती है तो उस समय पूरा वातावरण जो होता है उल्लास से भर उठता है। किससे? उल्लास से भर उठता है। गंगा के दशाश्वमेध घाट, गंगा का एक घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट। वहाँ पर लोगों के आने जाना बढ़ जाता है। उस घाट पर क्या होता है? लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। जिस घाट का अंतिम पत्थर भी मुलायम हो जाता है, जिस घाट का अंतिम पत्थर भी क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। जब बसंत ऋतु आती है तो जो गंगा का जो घाट है, दशाश्वमेध घाट है, उस घाट पे लोगों का आना जाना भीड़ बढ़ जाती है और उस घाट का अंतिम पत्थर भी मुलायम हो जाता है, यानी वहाँ पर भी लोगों के पैर चले जाते हैं, वहाँ पर भी लोग चले जाते हैं। घाट के मुलायम होते ही पत्थर की तरह लोगों के मन की कठोरता भी भक्ति में मुलायम होने लगती है। जैसे ही घाट के पत्थर मुलायम होने लगते हैं उसी प्रकार जो भक्ति के प्रति उन लोगों के जो भाव हैं वो भी मुलायम होने लगते हैं। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में कवि को आशा की नमी दिखती है। किसकी? बंदरों की आंखों में नमी दिखती है आशा की कि उनको भी कुछ खाने को मिलेगा। अब लोग आए हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ मिलेगा। लोगों के आने जाने से घाट पर बड़े भिखारियों के कटोरे भी खालीपन भी कुछ दान दक्षिणा पाने की उम्मीद से चमक उठता है। और ये जो घाट है उसके किनारे जब लोगों का आगमन ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो भिखारी हैं उन भिखारियों के जो कटोरे हैं उनका वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि उन कटोरे का जो खालीपन है वो खालीपन भी दान दक्षिणा के पानी की चमक में खिल उठा है कि अभी लोग आए हैं, बसंत ऋतु आ गई है तो हमारे अंदर भी, इन कटोरों के अंदर भी भीख आएगी और हमें भी भीख मिलेगी। तो इस प्रकार कवि केदारनाथ जी ने बहुत ही अच्छा और सुंदर वर्णन बनारस का किया है। अब इसके हम जो विशेष हैं उन विशेष को लिखते हैं जो आपके व्याख्या के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ साथ में लिखते जाएं। आप मेरे साथ में विशेष लिखिए इसके विशेष। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। पहला पॉइंट लिखिए, मिश्रित खड़ी बोली का, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है ना, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जीभ किरकिराना, जीभ किरकिराना यानी यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। जीभ किरकिराना, जीभ किरकिराना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मुहावरे का प्रयोग हुआ है। जीभ किरकिराना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया था लोकोक्तियाँ और मुहावरे में अंतर। मुहावरे की पहचान ये है कि जब मुहावरा आता है
तो उसका अंतिम वर्ण ना आता है। क्या आता है? ना आता है। उसका अंतिम वर्ण ना आता है। तो उस ना से हम पहचान सकते हैं कि ये एक मुहावरा है। बल्कि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। ठीक है, इसमें ना आता है। इसके बाद अगला बिंदु लिखो आप। अगला बिंदु लिखो आप। बैठे बैठे बंदरों, बैठे बंदरों, बैठे बंदरों, अचानक आता, अचानक, अचानक आता, पंक्तियों में, अचानक आता पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। ब यहाँ पे भी आया, ब यहाँ पे भी आया, अ यहाँ पे भी आया, अ यहाँ पे भी आया। तो एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आप एक दो विशेष लिख लो। देखो, विशेष लिखने को तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए इतनी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये 2-4 पंक्तियाँ हैं ताकि आप वहाँ पर लिख सको परीक्षा हॉल में। बाकी बताने को तो मैं 10-15 लिखा दूँ, पूरा बोर्ड भर दूँ, लेकिन इतने याद नहीं हो तो फिर आपको क्या मतलब। काम का वही चीज़ है जो आपके दिमाग में आपको सरल से याद हो जाए, और लिखने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो लिखा हुआ याद भी होना चाहिए। इसीलिए आपने लिख लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो अगली जो पंक्तियां हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। देखो, संख्या धीरे धीरे कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मेरा क्या है कि आपको रहने दो, मैं नहीं बताना चाहता, कभी और बताऊंगा। सच बात तो ये है कि जब मैं आपको क्लास में पढ़ाने आया था वहाँ पर स्कूल में, तब आपका हौसला देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई, प्रसन्नता हुई कि आप सभी पढ़ाई के प्रति इतने आतुर हैं। इसीलिए मैंने आपको लिए ये ऑनलाइन क्लास है, और कुछ खर्च भी हुआ है जो मैंने मेरे स्तर पे किया है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन जब मैंने क्लासें प्रारंभ की तब जितना उल्लास आपके अंदर भरा हुआ था वहाँ पर स्कूल में मैंने देखा, तो फिर क्लासों में नहीं दिखा मुझे। क्योंकि मैंने देखा है कि 50% की उपस्थिति आज दिन तक एक भी दिन नहीं हुई है। लेकिन ठीक है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, और उनके लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा। जो पढ़ने वाले हैं आप पढ़ते जाएं, और ख़ासकर बालिकाओं के लिए बालिका अच्छे से ध्यान दें। आपको इस बार एक न एक स्कूटी लेनी ही लेनी, ठीक है। कुछ भी हो जाए 75 तक आप पहुंच जाइए, उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लीजिए और आप एक स्कूटी प्राप्त कीजिए। 60 से 70 हज़ार की आती हैं। इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप इस प्रकार के जो उपहार जो होते हैं, पारितोषिक जो होते हैं, प्राप्त करके मेरे मन को भी खुशी मिलेगी कि मैंने जो आपको पढ़ाया है, मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। इसीलिए आप प्रयास करें, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी। अगली पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियां नोट करो। तुमने कभी देखा, तुमने कभी देखा, यहाँ से लगाकर ये पंक्तियाँ चलती गई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, और यहाँ पर आकर अंतिम पंक्तियों तक। शाम धीरे धीरे होती, शाम धीरे धीरे होती है। शाम कैसे हो रही है?
धीरे धीरे हो रही। इन पंक्तियों का हम वर्णन करते हैं। तुमने कभी देखा है, तुमने कभी देखा है, तुमने कभी देखा है, तुमने कभी देखा है। अगली पंक्तियां देखते हैं हम। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती हैं। धीरे धीरे चलते लोग, धीरे धीरे बजते घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। इसके हम जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लेते हैं। आप भी मेरे साथ में लिखिए। इसके कठिन शब्द लिखिए। शब्दार्थ। अनंत, अनंत यानी अंतिम, अंतिम। शव, शव यानी कि मृत, मृत शरीर, मृत शरीर। सब जानते हैं सभी, मृत शरीर। अंधेरी, अंधेरी, अंधेरा, अंधेरी यानी अंधेरा। रात, रात लिख लेते, रात। ठीक है। इसके बाद प्रसंग आ जाता है, इनके बाद प्रसंग आ जाता है। यह जो पद्यांश हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 कविता बनारस से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं। इसकी फिर हम व्याख्या करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं हम, इसकी व्याख्या करते हैं हम। तुमने कभी देखा, तुमने कभी देखा खाली कटोरों में वसंत का उतरना, तुमने कभी देखा खाली कटोरों में वसंत का उतरना। ये शहर इसी तरह खुलता है, ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है, इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। तो यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव, एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती हैं। धीरे धीरे चलते लोग, धीरे धीरे बजते घंटे, शाम भी धीरे धीरे होती हैं, शाम धीरे धीरे होती हैं। केदारनाथ जी कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि ये शहर श्रद्धा, भक्ति और विरक्त का मिश्रण है। यहाँ पर श्रद्धा, आस्था, भक्ति भाव सभी हैं। कभी पूछ रहा है क्या कभी आपने खाली कटोरे जो होते हैं उनमें कभी वसंत को उतरते हुए देखा है क्या? जो खाली कटोरे होते हैं, भिखारियों के जो खाली कटोरे होते हैं उनमें कभी आपने वसंत को उतरते हुए देखा है कभी आपने? अर्थात जो दशाश्वमेध में घाट हैं, गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट हैं, उस घाट पर जब लोग आना जाना प्रारंभ होता है, उनका आना जाना बढ़ जाता है वसंत ऋतु के तहत,
तो भिखारियों के कटोरे भीख से भरने लगते हैं, भिखारियों के कटोरे भीख से भरने लगते हैं। आपने देखा होगा कि किसी जो प्रसिद्ध मंदिर, जो घाट और पवित्र स्थल होते हैं, वहाँ भिखारी बैठे रहते। जब वहाँ श्रद्धालु नहीं जाएंगे तो उन भिखारियों के कटोरे खाली रहेंगे। लेकिन जब ऐसा कोई उत्सव या त्योहार आता है और वहाँ पर मंदिरों पर भीड़ बढ़ने लगती है, तो वो भिखारियों के कटोरे धीरे धीरे भरने लगते हैं कि जो भी श्रद्धालु जाता है उन भिखारियों को कुछ न कुछ देता है। इसी प्रकार बनारस में जो गंगा नदी किनारे घाट है, दशाश्वमेध घाट है, उस घाट के किनारे जो भिखारी बैठे हैं, उन भिखारियों के कटोरों में वसंत को उतरते हुए देखा है। कवि इससे पूछ रहा है, तो जब बसंत ऋतु में वहाँ पर लोग जाते हैं, उनका जाना बढ़ जाता है, तो उन भिखारियों के कटोरे धीरे धीरे भरने लगते हैं। वसंत में ये शहर उसी तरह धीरे धीरे खुलता है और वसंत ऋतु में ये जो शहर है उसी तरह धीरे धीरे खुलता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे खुलता है, उसके बाद क्या होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। रोज़ शाम को ये शहर ऐसे ही धीरे धीरे खाली होने लगता है। आपने देखा होगा जब सुबह का समय होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उठते हैं, कोई जल्दी कोई लेट उठता है और सब अपने अपने कार्यों पर लगते हैं। धीरे धीरे ये खुलता है और धीरे धीरे बंद होता है। भीड़ इकट्ठी होती है, धीरे धीरे खुलता है और फिर भीड़ इकट्ठी होती है। दिन भर में देखना बहुत सारी भीड़ रहेगी, शाम को भीड़ रहेगी। जैसे ही शाम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे भीड़ भी कम हो जाएगी। रोज़ शाम को ये शहर ऐसे ही धीरे धीरे खाली होता है। यहाँ पर शवदान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। यहाँ पर शवदान यानी कि मृत जो शरीर हैं उनका वहाँ पर जलाना पुण्य का काम माना जाता है। अतः यहाँ पर हर रोज़ बनारस की अंधेरी गलियों से, बनारस की जो अंधेरी गलियाँ हैं, जो रातों की जो गलियाँ हैं जहाँ पर अंधेरा है, उन गलियों में सूर्य की रोशनी चमकती हुई गंगा की ओर अनेकों शव जाते हैं। जो सूर्य की जो रोशनी चमकती हुई गंगा की ओर अनेकों शव जाते हैं। यानी बनारस की जो गलियां हैं इतनी सकड़ी हैं जो उनके अंदर दिन के अंदर भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। वहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो सूर्य की किरणों में चमकते हुए जो शव होते हैं, जो मृत शरीर होते हैं, वो उन गलियों से होकर जाते हैं, गंगा नदी की तरफ उस घाट पे जाते हैं। यह शहर अपनी स्वाभाविकता गति से चलता है। ये शहर जो है अपनी स्वाभाविकता की जो गति है उससे चलता है। इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उड़ती हैं। इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उड़ती हैं और लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। यानी कि यहाँ उद्दंडता नहीं मचाई जाती। धीरे धीरे धूल उड़ेगी, धीरे धीरे लोग चलेंगे और मंदिरों में लगे घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। धीरे धीरे लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे धूल उड़ रही हैं, धीरे धीरे भी मंदिरों के घंटे बज रहे हैं। और इस शहर में शाम का आगमन भी धीरे धीरे होता और शाम भी यहाँ पर धीरे धीरे होती है। इस प्रकार कवि केदारनाथ जी ने इन पंक्तियों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों के बारे में जो विशेष हैं उसको हम साथ में लिख लेते हैं और आप भी लिख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए। विशेष में लिखिए मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग। मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग। मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग। और अगला लिखिए रोज रोज धीरे धीरे इन शब्दों में
कौन सा अलंकार है? देखो ये शब्द क्या है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनको बीच में किसने, जो योजक जो चिन्ह है उन्होंने जोड़ रखा है, तो यहाँ पर इनकी पुनरुक्ति हो रही है। कैसे हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इसमें वसंत और शेर का मानवीयकरण किया गया है। इसमें वसंत और शहर जो है उसका मानवीकरण किया गया। मानवीकरण यानी कि इनको ऐसे दर्शाया गया है जैसे सजीव प्राणी हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण किया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार है, किया गया है। इसमें अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ी लंबी छुट्टियां मिल गई थी, तो इस कारण मैंने आपको ये काव्यांश जो है प्रारंभ करवा दिए, और समथिंग काव्यांश के अंदर हमारे 50% भी पूरे हो जाएंगे आज। इसके अलावा थोड़े से और बाकी रहेंगे जो हम जल्दी से समाप्त कर लेंगे इनको। आपने उतार दिया होगा, फिर हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे होना, क्या होना? ये धीरे धीरे होना, यह धीरे धीरे होना। यहाँ से चलेगी पंक्तियाँ, और अंतिम सैकड़ों बरस से, कहाँ तक? सैकड़ों बरस से, सैकड़ों बरस से। इसके जो शब्दार्थ हैं वो लिख लीजिए। इसके जो शब्दार्थ हैं वो लिख लीजिए। दृढ़ता लिखिए आप। दृढ़ता, दृढ़ता का होगा मजबूती। क्या होगा? मजबूती। मजबूती। दृढ़ता का क्या हो जाएगा? मजबूती। खड़ाऊ, खड़ाऊ, खड़ाऊ यानी कि लकड़ी से बने चप्पल। लकड़ी से बने चप्पल। खड़ाऊ यानी लकड़ी से बने चप्पल। फिर इसके पश्चात इसका प्रसंग आएगा। यह जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 कविता बनारस से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। फिर इसकी करते हम व्याख्या। फिर केदारनाथ जी कह रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से पंक्तियाँ लिखी गई हैं।
ये धीरे धीरे होना, ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने के सामूहिक लय, धीरे धीरे होने के सामूहिक लय, दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शेर को, दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शेर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी हैं, वहीं पर रखी हैं, कि गंगा वहीं है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास जी की खड़ाऊ, सैकड़ों बरसों से, सैकड़ों बरसों से। इन पंक्तियों में केदारनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो धीमापन जो है, धीरे धीरे यानी धीरे धीरे धीमापन जो है यहाँ के समाज के सामूहिक लय में शामिल हो चुका है। यहाँ की जो सामाजिक जो समूह है उसकी लय में शामिल हो गया, यानी कि जो भी कार्य होगा धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे कार्य करेंगे, धीरे धीरे सुबह होगा, धीरे धीरे शाम होगा, सभी का सभी कार्य यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। कवि बनारस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो बनारस जो है इसका वर्णन श्रद्धा, भक्ति, विरक्त और मिश्रण को ध्यान में दिलाते हुए धीमे धीमे जीवन शैली का जो विशेष वर्णन है करते हुए कहते हैं कि यहाँ का धीमापन जो है यहाँ के समाज की सामूहिक लय में शामिल हो गया है, समाज की सामूहिक जो लय है उसमें शामिल हो गया है और इसने पूरे शहर को दृढ़ता से बांध रखा है। इसने पूरे शहर को क्या कर रखा है, एक दृढ़ता के साथ में बांध रखा है। यहाँ की जो जीवन शैली है, यहाँ की जो जीवन शैली है ऐसी हो गई है, जीवन शैली यानी कि जो अपने जीवन में जो भी कार्य होते हैं करने होते हैं उसे कहते हैं हम जीवन शैली। ऐसी हो गई है जीवन शैली कि यहाँ पर कुछ भी बदलना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी बदलता नहीं है। यानी कि यहाँ की बनारस की जीवन शैली ऐसी हो गई है, ऐसी परंपरा हो गई है जो वर्षों से परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार लोग चल रहे हैं। यानी यहाँ पर कुछ भी बदलता नहीं है और बदलना नहीं है, कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी गिरता नहीं है तो कुछ भी हिलता नहीं है। यानी कि ना तो यहाँ कोई गिरता है और ना ही कुछ भी चीज़ जो वर्षों से यहाँ पड़ी है न ही वो चीज़ यहाँ से हिलती है। यहाँ की जो संस्कृति है सैकड़ों वर्ष पुरानी होते हुए भी वैसी ही वैसी है। यानी कि यहाँ की जो संस्कृति है सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यानी कि ये भगवान श्री राम जो हैं उनके समय से हैं, उनसे भी पहले सैकड़ों वर्ष पुरानी एक धार्मिक स्थल है जो वैसे की वैसे हैं। सैकड़ों यानी कई सौ वर्ष, जो चीज़ सैकड़ों वर्ष से पहले जहाँ भी थी आज वह भी वहीं पड़ी, यानी जो सैकड़ों वर्ष से पहले जहाँ पर पड़ी थी वे आज भी उसी जगह पड़ी हुई, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि वो वहाँ के वहाँ पड़ी है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। पवित्र गंगा भी वहीं, यानी कि पवित्र जो गंगा है वो भी सैकड़ों वर्षों से वहीं बह रही थी और आज भी वहीं बह रही है। और घाट पर बंधी हुई नावें भी वही पुरानी है, जो घाट जो है गंगा के किनारे वही नावें हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने लोग चलाया करते थे और आज भी वही जहाज़ें चलाई जा रही हैं। जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास की पवित्र खड़ाऊ यानी कि तुलसीदास जी की जो लकड़ी से निर्मित जो चप्पल थी वो खड़ाऊ आज भी वहाँ की वहीं पड़ी हुई जहाँ की तहाँ रखी हुई है, यानी कि जिस समय वहाँ पर रखी गई थी वैसी की वैसी आज भी वहाँ पर रखी हुई है। यानी कि जो बनारस वासियों का जो जीवन है वो बहुत ही पुराने सैकड़ों वर्षों से जैसे चला आ रहा है वैसा का वैसा है, न तो उसमें कोई बदलाव हुआ है और न बदलाव हो रहा है। यानी कि सैकड़ों वर्ष से गंगा वहीं बह रही है, आज भी वहीं बह रही है और जो खड़ाऊ है तुलसीदास जी की वो भी आज वहाँ की वहाँ पड़ी है। इस प्रकार केदारनाथ जी ने इन पंक्तियों में वर्णन किया है बनारस का। अब इसके जो विशेष हैं उनको हम नोट करते हैं, आप भी साथ में नोट करते रहना। आपको थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ें आती होंगी, क्या कि दरअसल थोड़ा पड़ोस में काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा परेशानी होगी। विशेष लिखिए इसमें, विशेष विशेष लिखिए इसमें। मिश्रित
खड़ी बोली का प्रयोग, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है इसमें। और धीरे धीरे, वापिस शब्द आ गया धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, यानी एक ही शब्द की, एक ही जैसा शब्द, एक ही अर्थ है और उद्धरण जो चिन्ह है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि धीरे धीरे। तो इसमें पुनरुक्ति हुई है इसकी, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगला बिंदु लिखिए आप, इसमें बनारस की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया। बनारस की सांस्कृतिक जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया गया है ना, वर्णन है। फिर हम अगली पंक्तियों में बढ़ते हैं। आपने उतार लिया होगा, उतार दो साथ में। जल्दी से उतार लो, फिर अगली पंक्तियों पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। हम अगली पंक्ति पर बढ़ते हैं। कभी कभी सही साँझ, कभी सही साँझ से लेकर आगे बढ़ते जाएं। कभी सही साँझ से लेकर और आधा नहीं, और आधा नहीं, और आधा नहीं है, और आधा नहीं है, यहाँ तक। इसके शब्दार्थ लिख लो। शब्दार्थ, सही साँझ, सही साँझ, सही साँझ का लिखो। शाम की शुरुआत, शाम की शुरुआत। सही साँझ का होता है शाम की शुरुआत। आलोक, आलोक यानी उजाला, प्रकाश, आलोक यानी उजाला। इसके बाद प्रसंग लिखोगे। ये जो पद्यांश हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 कविता बनारस से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। कौन है? केदारनाथ सिंह जी।
फिर इसका हम वर्णन करते हैं। कहीं सही साँझ बिना किसी सूचना के, कहीं सही साँझ बिना किसी सूचना के, घुस जाओ इस शहर में, घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, इसके अचानक देखो, इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में, ये आधा जल में, आधा मंत्र में और आधा फूल में, ये आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा सौ में तो आधा नींद में है और आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। एक बार पुनः दोहराव करते हैं इनका। कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के, कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के, घुस जाओ इस शहर में, घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में, कभी आरती के आलोक में, इसे अचानक देखो, इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में, ये आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा सौ में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। इसमें केदारनाथ जी कह रहे हैं, केदारनाथ जी कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि संध्या का जो समय है, संध्या का यानी जो शाम का जो समय है, बनारस की शोभा का वर्णन करते हुए केदारनाथ जी कह रहे हैं कि आप कभी शाम होते ही बिना किसी को सूचित किए हुए, आप कभी शाम होते ही बिना किसी को सूचित किए हुए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए बनारस आओगे, यानी कि बिना किसी को बताए हुए आप अगर बनारस जाओगे तो उस समय हो रही आरती, उस समय हो रही आरती, पूजा पाठ हो रही, आरती के प्रकाश में तुम शेर को अचानक से देखने पर पाओगे। यानी कि जब ये शाम के समय जब अचानक से आप बनारस में चले जाते हो तो उस समय जो आरती हो रही है, उस आरती के प्रकाश से, उस आरती के उस पूजा के उजाले से अचानक शेर को जब देखोगे तो आप पाओगे कि इस शेर की बनावट अद्भुत है। इस शेर की बनावट कैसी है? अद्भुत है। यह बनावट हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। यह जो बनारस की जो बनावट है ये अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। उस समय ये आधा जल झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। जो आधा जो जल होता है, आधा जल गंगा नदी का जो जल है वो झिलमिलाता हुआ, यानी कि उन भक्ति और जो आरती करते हैं उन आरती की रोशनी से झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ के जो लोग हैं पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो फूलों के तेराते हुए, कुछ लोग तो फूलों को तेराते हैं और कुछ लोग सेवों को विसर्जित या संस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर आधा जल के अंदर जो आरती का जो प्रकाश है वो झिलमिलाता हुआ दिखता है और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो फूलों को तेराते हुए, किसमें? गंगा नदी के अंदर फूलों को तेराते हुए दिखते हैं और कुछ लोग उन मर्त शरीरों को विसर्जित करते हुए उनका अंतिम संस्कार करते हुए दिखते हैं। और ये शहर आधा डूबा सा और आधा शंख ध्वनि की आरती करता दिखाई देता है। और ये शहर आधा तो डूबा हुआ और आधा शहर शंख ध्वनि की आरती करते हुए दिखाई देता है। यानी आधा तो जो मर्त शरीर है उनको उनका अंतिम संस्कार करने में लगा हुआ है और जो आधा है वो पूजा पाठ में लगा हुआ है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें, यदि आप इस शेर को ध्यानपूर्वक देखें तो इस शेर को देखें तो आधा तो है और आधा नहीं है। आपको लगेगा कि ये आधा शेर तो है लेकिन आधा शेर नहीं है, इस प्रकार आपको लगेगा। इस शेर में परंपरा और आधुनिकता का, इस शेर में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इस जो शेर हैं इसके अंदर जो परंपरागत हैं, जो यानी प्राचीन समय से आ रही हैं,
और आधुनिकता जो नई चीज़ें हैं जो अपना रहे हैं, इनका एक अद्भुत ही संगम है। यानी कि इस शेर ने आधुनिक जो चीज़ें हैं उनको भी अपनाया है और जो परंपरागत हैं, प्राचीन हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। यानी उनको भी अपनाते हुए और नई चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपनाते हुए, दोनों का संगम करते हुए साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार केदारनाथ जी ने इन पंक्तियों में वर्णन किया है बनारस का। फिर हम इसका विशेष लिखते हैं। फिर इसका हम विशेष लिखते हैं। विशेष देखिए, आप थोड़ा इसमें मार्कर में थोड़ा एनर्जी डाल दें। देखो, आप पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दिया करो। आपके समय बहुत कम बचा हुआ है। फरवरी आ चुकी है, पता नहीं चल रहा है। शादी ब्याह भी चल रहे हैं, कोई शादी में जा रहा है, आ रहा है, ठंडी बढ़ी हुई है। दिन ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हाफ ईयरली 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही उसके बाद में थोड़े दिन बीतेंगे और आपके ये छुट्टियां आ जाएगी। छुट्टियों के पश्चात जैसे छुट्टियां ख़त्म होगी, आपके प्रैक्टिकल प्रारंभ हो जाएंगे, है ना। जो ज्योग्राफी के जो प्रैक्टिकल हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। देखते ही देखते 26 जनवरी आ जाएगी। 26 जनवरी निकलते ही आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आप कल के भरोसे रहोगे कि कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो फिर बाद में आप पीछे रह जाओगे, छूट जाओगे। हाँ, इनका विशेष लिख लेते हैं हम। इसके अंदर मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है ना, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। अगला, बनारस की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। बनारस की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। सही साज, अगला लिखो, सही साज। इस पंक्तियों के अंदर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। फिर हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। उतार लीजिए जल्दी से आप। जल्दी से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिया। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं हम। अगली पंक्तियाँ, जो है वे खड़ा, जो है वे खड़ा है। जो है जो तो खड़ा है, जो नहीं है जो लेटा हुआ। फिर अंतिम है बिल्कुल बेखबर।
इसके शब्दार्थ लिख लो। स्तंभ, स्तंभ यानी खंभा, स्तंभ यानी खंभा। अलक्षित, अलक्षित, अज्ञात, कैसा है? अज्ञात। अलक्षित यानी अज्ञात या नहीं देखा हुआ, न देखा हुआ, जिसको नहीं देखा है ना वो है था अलक्षित या अज्ञात। फिर है अर्घ। अर्घ है, इसका लिखो पूजा, पूजा के 16 उपचारों में से, 16 उपचारों में से एक। पूजा के जो उपकरण होते हैं ना 16, दूध, जिसमें दूध चावल आदि होते हैं ना, इनसे मिलाकर जो जल होता है जो हम देवताओं को अर्पित करते हैं वो चीज। फिर इसका हम वर्णन करते हैं। फिर से इसका वर्णन करते हैं हम। जो है वह खड़ा है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है, जो नहीं है उसे थामे हैं। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के, धुएं के खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में, गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी एक टांग पर खड़ा ये शेर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर हैं, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर हैं। इसमें यज्ञ जी कह रहे हैं कि कवि बनारस की विशेषता का उल्लेख करता हुआ कहता है कि इस शहर में, इस शहर में सबको सहारा मिलता है, इस शहर के अंदर सबको सहारा मिलता है, अमीर गरीब दुखी सुखी सबको सहारा मिलता है। इस शहर में जो भी आता है, बनारस शहर में जो भी आता है वह अपनी आस्था से बंधा या आता है, यानी बनारस में जो भी जाता है अपनी आस्था से संबंधित जुड़ा हुआ, उन सभी को सहारा मिलता है, अपनी आस्था लेकर जाता है, उसे उसकी आस्था ने ही आश्रय दिया है। जो वो आस्था अपनी लेके जाता है उसी आस्था ने उसको वहाँ पर आसरा देते हैं। यहाँ गंगा की आरती के समय, यहाँ गंगा की जो आरती होती है, बनारस में जब गंगा मैया की आरती होती है तो उस समय आरती के पात्र से उठने वाली ज्योति, आरती का जो पात्र होता है, जो आरती होती है, उस पात्र से जो उठने वाली जो ज्योति होती है, जो ज्योति होती है, ज्योति की लपटें और धुएं से गंगा जल में स्तंभ बन जाता है। क्या होता है, जब आरती की जाती है गंगा मैया की तो उन ज्योतियों से इतना धुआं उठता है, उन ज्योतियों की जो लपटें होती हैं, उनका जो धुआं होता है, उन धुआं से गंगा जल में एक स्तंभ बन जाता है, एक खंभा बन जाता है और चारों ओर आरती की सुगंध फैल जाती, और चारों ओर आरती की सुगंध फैल जाती। आपने भी देखा होगा, आप भी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते होंगे, जब भी वहाँ पूजा अर्चना के लिए जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार की सुगंधित खुशबू आती है। इसी प्रकार गंगा में चारों ओर आरती की सुगंध फैल जाती है। मनुष्यों के उठे हुए हाथ, मनुष्य के उठे हुए हाथ मानो कि
न दिखाई देते हुए सूर्य के जलांजलि देते हुए प्रतीत होते हैं। मनुष्यों के जो हाथ उठे हुए होते हैं, जब हम श्रद्धांजलि देते हैं, जलांजलि देते हैं, जल अर्पित करते हैं सूर्य भगवान को, तो उसी प्रकार उन मनुष्यों के हाथ उठे हुए जलांजलि देते हुए प्रतीत होते हैं। सदियों से इस शहर में, जो सदियों से इस शहर में, वर्षों से इस शहर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का आयोजन होता है। यानी कि सैकड़ों वर्षों से इस शहर में आज भी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का आयोजन होता रहता है। ये जो शहर हैं अपनी आस्था के सहारे अपने मन में मग्न है, अपनी आस्था के सहारे मन में मग्न है तथा इसे अन्य किसी की कोई चिंता नहीं। इस शहर को अन्य किसी की कोई चिंता नहीं। इस शहर का आधा भाग, इस शहर का जो आधा भाग जो है, कुछ लोग परंपरा अनुसार कार्य करते हैं और कुछ आधुनिकता से भरे हुए हैं। यानी इस शहर में कुछ जो लोग हैं जो अपने प्राचीन काल से जो परंपरा आ रही हैं उस परंपरा के अनुसार ही चलते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो यानी आधुनिकता हैं, उस आधुनिकता में ढल गए हैं और आधुनिकता की जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में केदारनाथ जी ने बनारस का वर्णन किया है। इसके बाद हम इसका विशेष लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका विशेष लिखते हैं। इसमें मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मिश्रित खड़ी बोली, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग। अगला पॉइंट लिखो, इसमें बनारस की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। बनारस की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन है। इसमें जो बनारस जो शहर है उसकी सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में ऊंचे ऊंचे पंक्तियों में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऊंचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इन पंक्तियों में मानवीयकरणता का भी भाव है, इसलिए इनमें मानवीयकरण अलंकार भी हैं। मानवीकरण अलंकार। जब इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें सजीव हैं और सजीव प्रतीत हुई दिखती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो इसके भाव में ये लगता है कि जो पढ़ रहे हैं हम वो सारा सजीव है, इसलिए इसमें मानवीयता का और मानवता का भाव है। सभी को एक सजीव मानव की तरह बताया गया, इसीलिए इसमें मानवता का भाव। इसी प्रकार अपनी जो बनारस जो कविता थी समाप्त होती हैं। इसके बाद हम जो अगली जो कविता हैं केदारनाथ जी की, उस कविता के बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी उतार लो इसको। आप सभी उतार लो जल्दी से इसको।
चलो आपने लिख लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ जी की जो अगली कविता है कौन सी है? दिशा। दिशा कौन सी कविता है? दिशा। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। छोटी सी कविता है, जल्दी से समाप्त हो जाएगी। आपको भी नींद की अनुभूति होती रहती है, लेकिन काफ़ी दिनों से लगातार क्लासेस चल रही है, तो अभी आपकी आदत हो गई होगी पढ़ने के प्रति, इसलिए आपको ये नींद नाम की जो परेशानी है नहीं सताती होगी। हिमालय, हिमालय किधर है? किधर है? ये कौन कह रहे हैं? केदारनाथ जी कह रहे हैं कि हिमालय किधर है, और वापिस खत्म कहाँ से हो रहा है? हिमालय किधर है? हिमालय किधर है? हिमालय किधर है से शुरू होते हुए हिमालय किधर है तक ये पंक्तियां खत्म हो रही। केदारनाथ जी इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि हिमालय किधर है? हिमालय, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। केदारनाथ जी कह रहे कि हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, उधर उधर उसने कहा, जिधर जिधर उसकी पतंग, उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। मैं स्वीकार करूं कि मैंने पहली बार जाना है कि हिमालय किधर है। इनके इसमें केदारनाथ जी ने कहा है कि एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि हिमालय किधर है, तो बच्चा कह रहा है कि जिधर जिधर मेरी पतंग उड़ रही है उधर उधर मेरा हिमालय है। इसका प्रसंग लिखते हैं। हालांकि इसमें देखो कठिन शब्द लिखने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि एकदम सरल भाषा में लिखी गई कविता है। तो इसका हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग लिखें साथ में। ये जो पद्यांश हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 कविता दिशा से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ जी हैं। ये इसका हमने प्रसंग लिख लिया। इसके बाद आती है व्याख्या। इसकी व्याख्या करते हैं हम। इसकी व्याख्या करते हैं। केदारनाथ जी पूछ रहे हैं उस बच्चे से जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है कि हिमालय किधर है। तो वो बच्चा कह रहा है कि जिधर जिधर मेरी पतंग उड़ रही है उधर उधर मेरा हिमालय है।
इस कविता का वर्णन करते हैं कि हिमालय किधर हैं, हिमालय किधर हैं, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैंने स्वीकार करूँ, मैं स्वीकार करूँ, मैं स्वीकार करूँ, मैं पहली बार जाना, मैं स्वीकार करूँ, मैंने पहली बार जाना, हिमालय किधर, कि हिमालय किधर। अगला वर्णन, इसका व्याख्या करते हैं हम। कवि केदारनाथ जी कह रहे हैं, कवि जो केदारनाथ जी हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल के बाहर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए एक बच्चे से केदारनाथ जी प्रश्न पूछते हैं कि बताओ, बताओ बच्चों, हिमालय किस ओर है, कि हिमालय आपके किस दिशा की ओर है। वह बच्चा अत्यंत ही स्वाभाविक जवाब देता है, प्रशंसा से जवाब देता है कि जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही है, यानी कि जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है उस तरफ उस हिमालय है, यानी जिस तरफ पतंग उड़ रही है उसकी उस तरफ हिमालय है। अब कवि जीवन में पहली बार स्वीकार करता है, कवि अपने जीवन के अंदर पहली बार स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में अब मालूम हो गया, हकीकत में उसे मालूम हो गया कि हिमालय किस दिशा में है, कि हिमालय किस दिशा में है। कवि बाल मनोविज्ञान के सहारे ये दिखाना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना यथार्थ होता है। बाल मनोविज्ञान यानी कि बालकों के मन की इच्छा को जानते हुए इन पंक्तियों में बता रहा है कि बच्चे किस प्रकार नादान होते हैं और उनकी समझ और उनके गुण किस प्रकार होते हैं। केदारनाथ जी ने बच्चे से पूछा हिमालय किधर है, तो उसको नहीं पता, लेकिन उसने जवाब दिया स्वाभाविक सा कि जिस तरफ मेरा पतंग उड़ रहा है उस तरफ हिमालय है। इस प्रकार केदारनाथ जी की कविता में ये बताया गया। फिर इसका जो विशेष है वो नोट करते हैं हम, इसका विशेष लिख लें। इसी के साथ अपनी क्लास का समापन हो जाएगा। विशेष लिखें। इसके अंदर बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया। किसका? बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, चित्रण है। इसके अंदर बाल मनोविज्ञान का चित्रण। इसके अंदर मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग, मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग। उधर उधर, अगला लिखो, उधर 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 पंक्तियों में यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई, एक जैसा है, उद्धरण चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार होगा इसके अंदर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। ये अपनी जो दोनों जो कविताएं हैं, दोनों जो कविता हैं, दोनों जो पद्यांश हैं, इनके बारे में हमने सब प्रसंग, व्याख्या व वर्णन कर दिया है। जल्दी से उतार लीजिए। इसी के साथ अपनी क्लास समापन की ओर है और यहीं पे अपनी क्लास समाप्त होती है। आपने उतार लिया होगा, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल हम
शाम 8 बजे वापस मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे शाम 8 बजे।